हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज हमने स्पेसिमेन पेपर फिजिक्स का स्टडी करना है फॉर 2024 और इनको मैंने 3 वीडियोस में बांटा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी बन गया था आपका। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पहले पार्ट की बात करेंगे जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस्ड है वो डिस्कस करेंगे और साथ में जो उसका सेकेंड क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका आईसीएसई 2023 एग्जामिनेशन का स्पेशल क्वेश्चन पेपर है एंड पहले तो थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये आपका 80 मार्क्स का आएगा। 2 आवर्स का आपका पेपर होता है एंड 2 आवर्स का पेपर जो है वो आपका राइटिंग टाइम है। इसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको रीडिंग टाइम मिलता है। उस 15 मिनट के अंदर पहली बात तो वो 15 मिनट बहुत ही क्रूशियल होते हैं, खास तौर पे ये सिलेक्ट करने के लिए कि सेक्शन बी के अंदर आपने कौन से 4 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी में ना इन टोटल आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, जिसमें सब पार्ट्स बनाए गए हैं 3, 3 एंड 4 मार्क्स के। तो उन 6 में से कौन से 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं ये आपको पहले ही सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम होता है और इतना टाइम नहीं होता कि मैं बाद में उसको काट के दोबारा कोई मतलब क्वेश्चन सेलेक्ट करूं। तो इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहिए। जब एक बार वो आपका सिलेक्ट हो जाता है फिर आप सेक्शन ए को अच्छे से रीड करिए और काफ़ी हद तक आपका जो आंसर्स हैं वो आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, 2 सेक्शन में बांटा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी के अंदर आपके शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर आपके, जैसे मैंने कहा कि टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको जो 4 है क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पहले सीधा सेक्शन ए की तरफ लेके चलता हूं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 15 मार्क्स का आपका है। ठीक है, अब इस 15 मार्क्स का अगर मैं ध्यान दूं, ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं, ज्यादा ही हो गया, एक सेकंड थोड़ा कम कर देते हैं या। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो बोला जाता है कि क्वेश्चन को कॉपी ना करें एंड आंसर जो है सिर्फ वही आप लिखें। देखिए, एक बात मैं आपको पहले क्लियरली बता दूं बेटा कि जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप ना अपना ऑप्शन तो लिखा ही करो और साथ में उसका आगे उसका आंसर भी लिख दिया करो। सिर्फ ए बी सी डी मत किया करो। ठीक है, बेटर है कि पहले आप अपना ऑप्शन लिखो और उसके बाद अपना आंसर लिख दीजिए। ओके, सो कहता है कि द मूवमेंट ऑफ कपल हैज ए टेंडेंसी टू रोटेट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, बहुत सिंपल सा है। आपके पास मान लीजिए ये एक स्केल है। ठीक है, अब इस स्केल के ऊपर मैंने फोर्स जो है वो ऐसे लगाई हुई है, जिसकी वजह से ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है। और हमने पढ़ा है कि अगर ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उस टाइम जो हमारा मूवमेंट आता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इसलिए पहले पार्ट का जो आंसर है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये बात का आपने ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गिवन बॉडी डिपेंड्स ऑन। देखिए, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी के 2 फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला आपका आता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ। और दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो है हमारा पी स्क्वायर बाय 2m। तो अगर आप इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना, तो ऑब्वियस है पोजीशन नहीं आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल नहीं आएगा आपका, लेकिन ये आपका मोमेंटम पे डिपेंड करता है, इसलिए जो मोमेंटम है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है फॉर बर्निंग ऑफ कोल इन ए थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन। देखिए, थर्मो जो वर्ड यूज किया जाता है वो हीट के लिए यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिक जो वर्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड द एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस टू या टेक्स प्लेस इज। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है उसमें एक्चुअली कोयले को जलाया जाता है। कोयले को जलाकर हीट प्रोड्यूस की जाती है। हीट प्रोड्यूस करने से स्टीम जो है वो प्रोड्यूस होती है। पानी से हम स्टीम बनाते हैं। वो जो स्टीम है जब टरबाइन को घुमाता है
तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका बी बनेगा, क्योंकि कोयले के अंदर जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल से हीट बनेगा, हीट से आपका मैकेनिकल मतलब टरबाइन घुमाएगा, और बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है टू इलेक्ट्रिकल होगा। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ की। कहते हैं अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, मेरे पास कोई भी एक न्यूक्लियस है, मान लेते हैं वाई एक न्यूक्लियस है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, 146 है, और प्रोटॉन्स जो हैं वो 95 है। देखिए सबसे पहली बात है जो नीचे आपका Z होता है, ऊपर आपका A होता है। तो पहले तो समझो ध्यान से कि Z जो है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, इसलिए 95 आप नीचे बिल्कुल यूज करेंगे। बट ऊपर जो आपका मास नंबर है वो एक्चुअली सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो मतलब 146 और 95 इनको मैं आपस में ऐड करूंगा, 6 5 11 1 आ गया, तो 9 1 10 और 4 14, 4 आ गया, 1 कैरी एंड 241 जो है आपका ऊपर लिखा जाएगा। सो दिस इज 241। उसके बाद कहता है कि इट डिकेज आफ्टर एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लेफ्ट इन द न्यूक्लियस। तो जब कभी भी इसमें अल्फा पार्टिकल की डिके होती है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इसमें से सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए प्लीज। तो इसका जो मतलब है, मैं थोड़ा सा पहले इसको इरेज कर दूं ताकि आपको थोड़ा स्पेस मिल जाए और समझ में आए। देखिए जब हम अल्फा पार्टिकल एमिट की बात करते हैं तो मतलब है कि इसमें से एक हीलियम पार्टिकल जो है वो एमिट हुआ है। हीलियम के नीचे 2 होता है और ऊपर 4 होता है। अगर क्योंकि ये एमिट हुआ है तो वो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, तो जो नया आपका न्यूक्लियस बनेगा उसमें से 95 माइनस 2 मतलब 93 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आपका 241 में से 4 माइनस कर देंगे आप अपना, ठीक है, तो आपका आ जाएगा दैट इज 237 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तो 93 है, तो वैसे तो सीधा ए ऑप्शन आपका बन जाता है। लेकिन न्यूट्रॉन्स 144 क्यों है, क्योंकि 237 में से जब हम 93 माइनस करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 13 हो गया, तो ये भी 4 आ जाएगा, 1 कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 144 सब्ट्रैक्ट करके मिलता है। इसलिए ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल हमारी सही ऑप्शन है। इस बार ना ये बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आया, असर्शन एंड रीजन। देखिए क्या है, असर्शन जो होता है वो एक्चुअली एक स्टेटमेंट होती है और उस स्टेटमेंट का जो रीजन है वो नीचे दिया होता है। बट ये जरूरी नहीं है कि जो रीजन दिया गया है वो एग्जैक्टली उसी का ही रीजन है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए असर्शन बोलता है कि इंफ्रारेड रेज जो है वो ट्रैवल करती है लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू डेंस फॉग एंड मिस्ट। ये हमें पता है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है ना वो डेंस फॉग या मिस्ट में से ट्रैवल कर सकती है। और उसका जो रीज़न है वो यही है क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है इंफ्रारेड की वो बहुत ज़्यादा है, और वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो कम स्कैटर कर पाता है, एंड इसी वजह से वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है। और देखो रीज़न में भी यही लिखा है कि इंफ्रारेड रेडिएशन अंडरगोज मिनिमल स्कैटरिंग इन अर्थ एटमोसफियर। तो इसका मतलब है कि दोनों असर्शन एंड रीजन हमारे ट्रू हैं, इसी वजह से यहाँ पे जो फिफ्थ है उसका ए पार्ट यहाँ पे ठीक होगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। फिर बेटा हमारे पास आता है दैट इज यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ क्वेश्चन कहते हैं फॉर ए कन्वेक्स लेंस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज इन टर्म्स ऑफ एफ इज। देखिए मैं वैसे तो इसका आंसर मुझे डायरेक्ट पता है 4f होता है, बट ऐसा क्यों है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को स्टडी करते हैं तो अगर ये मेरा f है, ये अगर मेरा 2f है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास अगर f है, और यहाँ पे हमारे पास दैट इज 2f अगर है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज है वो आपकी फोकस पे बनती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका 2f पे आता है, जैसे 2f पे आता है इमेज भी जो है वो आपकी 2f में बन जाती है। उसके बाद अगर आप 2f के बाद अंदर की तरफ लेके आओगे तो ये 2f से बियॉन्ड इमेज बनने लग जाएगी, f पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बन जाती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट
कि 2f ही इकलौता ऐसा पॉइंट होता है जिसमें सबसे नजदीक आपके डिस्टेंस होती है इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच में। इसलिए टोटल जो डिस्टेंस है उसने बोला है किसके बीच का डिस्टेंस निकालो, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का, तो आंसर आपका 4f आपको मिल जाता है। उसके बाद का कोई भी डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस इस डिस्टेंस से तो ज्यादा ही होगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं कि हमारे पास 2 साउंड वेव्स हैं। ठीक है, हमारे पास 2 साउंड वेव्स हैं और एक्स है वाई है, उनका एम्पलीट्यूड तो सेम ही है। ठीक है ना, तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, हमारा सेम है। तो सेम एम्पलीट्यूड होने का मतलब है कि लाउडनेस सेम होगी। सेम वेव पैटर्न होने का मतलब है कि दोनों का वेव फॉर्म भी सेम होगा, क्वालिटी सेम होगी। बट देयर फ्रीक्वेंसीज डिफर। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो पिच के लिए यूज की जाती है। तो कौन ज्यादा श्रिल है, कौन सा ज्यादा मतलब ग्रेव है, वो हमें पता लगता है फ्रीक्वेंसी को देख के। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उतनी आवाज की जो पिच है वो ज्यादा होती है, मतलब उसकी श्रिलनेस उतनी ज्यादा होती है। तो अगर एक्स और वाई में देखें तो वाई वाली की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसलिए जो वाई वाला है वो श्रिलर होगा और एक्स वाला जो है वो कम श्रिलर, मतलब ग्रेव साउंड कही जाती है उसको। बाकी क्वालिटी सेम है, लाउडनेस सेम है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते और ए है ही नहीं ऑप्शन आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका आंसर देना था। ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है 8th वन। कहता है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीरियोडिक फोर्स इज क्या। देखिए मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है इस चीज को। सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे ये आती है कि फोर्स, हाँ देखिए कोई भी वाइब्रेशन अगर हमारे पास है, अगर उस वाइब्रेशन में मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन कर रहा हूं तो वो फोर्स्ड वाइब्रेशन ही कहलाई जाएगी। रेजोनेंट वाइब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंट में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम भी होनी चाहिए। वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द, हाँ फोर्स वाइब्रेशन इसका जो है वो सही हमारा दैट इज द आंसर होगा, तो फोर्स वाइब्रेशन माना जाएगा। ठीक है, बाकी डैम्ड नहीं हो सकता क्योंकि डैम में लगातार फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। रेजोनेंस एक्चुअली फोर्स वाइब्रेशन का स्पेशल केस है जिसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ, सिंपल बोला कि वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रही बॉडी के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीरियोडिक फोर्स है आपका। चलिए अब हम बात करते हैं अपने 8th की। ठीक है, तो अगर मैं 8th की बात करता हूं तो यहां पे क्या बोल रहा है कि V और I आपको ग्राफ दिया गया है। कहता है विच ऑफ दीज 4 मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग द कॉइल ऑफ द टोस्टर। देखिए कॉइल ऑफ ए टोस्टर मतलब पहली बात जो वायर हम यूज करते हैं उसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से ही वो ज्यादा और अच्छे से हीटअप हो पाता है। तो VI ग्राफ के अंदर जिस ग्राफ का स्लोप आपका ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली उसकी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो भी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। सिर्फ इसी वजह से जो हमारा P ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि P ऑप्शन में रेजिस्टेंस क्या है, हमारी ज्यादा है। क्लियर हो गया। चलिए अब आपको मैं आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। कहता है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन द कलर ऑफ द अर्थ वायर इज। ओल्ड कन्वेंशन के अंदर जो अर्थ वायर है वो ग्रीन कलर का हमारा होता है, और बस यही इसका सही आंसर भी है। नेक्स्ट है कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी इज द राइट आंसर। कई तो डायरेक्ट आंसर्स हैं, हमें पता ही है, तो इसलिए मैं उसके आंसर सीधा दे रहा हूं। नेक्स्ट कहता था हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज। अच्छा, हीट कैपेसिटी क्या होती है आपकी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो पहले बोल रहा है नीडेड टू मेल्ट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, नहीं ये लेटेंट हीट होती है हमारी। एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, हाँ ये हो सकता है। इंक्रीज इन वॉल्यूम का कोई लेन देना नहीं है, टोटल नहीं। तो ये आपका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है यहाँ पे। 13th नंबर की बात करें, कहता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ गिवन मास। अच्छा, यूनिट मास नहीं बोला, गिवन मास बोला हुआ है। ऑफ ए सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट राइज इन टेम्परेचर। देखो विदाउट राइज इन टेम्परेचर मतलब लेटेंट हीट तो आ गया। अब वो स्पेसिफिक है कि सिंपल लेटेंट है, वो एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करता है कि यूनिट मास है कि गिवन मास है।
अगर गिवन मास है तो लेटेंट हीट सही आंसर है। अगर पर यूनिट मास कहते, अगर यूनिट मास कह देता तो वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मानी जाती, बट अब वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फ्यूजन और फ्यूजन में भी, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग को बताता है, और फ्यूजन जो फ्रीजिंग है वो आपके जब वो जम रहा होता है, ठीक है, सॉलिडिफाई हो रहा होता है, उसको बताता है। तो या तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था। सी बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर आपका बन जाता है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ की। कहते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन, ओके, डेंसर टू रेयर मीडियम, तो लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है जब हम डेंसर से रेयर जाते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, हाँ ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब आपका डेंसर से रेयर जाएगा तो स्पीड में इंक्रीज आता है आपका। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल, नहीं उल्टा होता है। द वेवलेंथ डिक्रीजेस, नहीं, क्योंकि स्पीड बढ़ती है तो वेवलेंथ भी बढ़ती है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी ही बनेगा। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की। कहते हैं द एंडोस्कोप यूजेस ऑप्टिकल फाइबर। देखो, जब ऑप्टिकल फाइबर बोल दिया तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, लेकिन चलिए हम एक बार अच्छे से रीड भी कर लेते हैं। कहते हैं द एंडोस्कोप यूजेस ऑप्टिकल फाइबर टू ट्रांसमिट हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स without the loss of information. The phenomenon of light that governs the functioning of the optical fiber is वही total internal reflection इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है नेम द प्रिंसिपल ऑन विच द लीवर वर्क्स। देखिए, लीवर जो काम करता है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। एक्चुअली क्या होता है ना, इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक्चुअली उस पे बेस्ड है ये आपका। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि विच रेडिएशन दैट आर एमिटेड ड्यूरिंग द डिके ऑफ द न्यूक्लियस हैविंग हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। ये हमारा गामा रे होता है। क्या होता है हमारा? गामा रे होता है। आगे चलते हैं। डज द एमिशन ऑफ द अबव मेंशन्ड रेडिएशन रिजल्ट इन द चेंज इन द मास नंबर? आंसर है नो। ठीक है, ना उसके मास नंबर में कोई चेंज लेके आता है, ना उसके चार्ज नंबर में कोई चेंज लेके आता है, मतलब एटॉमिक नंबर में भी कोई चेंज नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो मेरे पास क्या है कि एक यहां पर स्लैब बनी हुई है जिसमें आधा कॉपर से बना है, आधा स्टील से बना है, बट जो कॉपर का वेट है वो 10 न्यूटन है, मतलब कॉपर भारी है एज कंपेयर टू द स्टील। ओके, मैं समझ गया। अब वो कह रहे हैं कि ऑन विच पार्ट डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई, 0 to 50 और 50 to 100। देखिए, हमने इसके बारे में स्टडी किया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमेशा शिफ्ट होती है उस तरफ जहां पे मास ज्यादा होता है। तो अगर ये दोनों सेम मास के होते तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली 50 पे लाई करता, क्योंकि अब कॉपर भारी है एज कंपेयर टू स्टील, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होकर 0 to 50 के रीजन में कहीं पे लाई करेगी, इसलिए इसका जो आंसर है वो 0 से 50 है। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स दैट पोर्शन ऑफ द बॉडी विच अटेन्स मोर मास। ठीक है, तो बस यहीं पे इसका आंसर हो जाता है। जस्टिफाई और आंसर मैं बता चुका हूं कि जहां पर आपका मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उधर शिफ्ट हो जाती है। सो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट की बात करें, कहता था लीवर इज शोन बिलो। हाँ जी बिल्कुल, आपका एफर्ट बीच में है, तो ये क्लास 3 लीवर बन गया आपका। तो ये क्लास 3 लीवर है आपका। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमारा होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। एफर्ट आर्म होता है फलक्रम और एफर्ट के बीच का लेंथ, और लोड आर्म होता है आपका लोड और फलक्रम के बीच का लेंथ। तो ये लोड आर्म है और ये आपका एफर्ट आर्म है। देखो, साफ साफ दिया है कि एफर्ट आर्म आपका 0.1 है और लोड आर्म जो है वो 0.4 प्लस 0.1 मतलब 0.5 आपका होगा, जो कि 1/5 बन गया, जो कि 0.2 आपका आंसर है। तो ये आपकी बेटा यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की। पहले तो टू बॉडीज हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी compare their velocity if the mass of A is 4 times the mass of B।
देखिए ध्यान से देखना, जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी ए की, तो दैट वुड बी हाफ मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बी की अगर लूँ मैं, तो ये आ जाएगा हाफ मास ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ बी का होल स्क्वायर। कंपेयर का मतलब होता है इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी ए डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू, देखो हाफ एम ए वी ए का स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ एम बी वी बी का स्क्वायर। देखो हाफ से हाफ तो कैंसिल ही हो गया आपका। आपको वी ए और वी बी की रेशियो पता करनी है, और काइनेटिक एनर्जी ए और काइनेटिक एनर्जी बी सेम है, लिखा हुआ ना सेम, तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो मतलब हो क्या रहा है, मतलब ये है कि 1/1 इज इक्वल टू मास ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, तो इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ बी डिवाइड बाय मास ऑफ ए मेरे पास आएगा। अब इसने क्या बोला है कि ए का मास बी से 4 गुना है, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर बाय वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मास, अगर बी का m है तो नीचे 4 टाइम्स ऑफ m है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू √of 1/4, तो आंसर है 1/2, तो रेशियो आ जाएगी 1:2। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना था। नेक्स्ट कहता है कि ड्रॉ अ ग्राफ और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट फॉर द ग्राउंड फॉर ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वो चीज़ रुक जाती है, मतलब ये होता है कि मैक्सिमम हाइट जब उसकी अटेन होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है आपकी। सो ग्राफ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है वैसे से बताऊँ आपको। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखकर ऊपर एरो लगाएंगे, यहाँ पे हाइट लिखकर यहाँ की तरफ एरो लगाएंगे, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ सीधा आप ऊपर की तरफ बनाएंगे। यहाँ पर अगर आप हाइट h ले रहे हो तो उस टाइम यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आप दिखाएंगे उसकी वैल्यू आप mgh लिख दोगे। बस ये ग्राफ है जो आपने वहाँ पे ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल है, आराम से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं 6th पार्ट की। कहता है कि मेरे पास क्या है मेरे पास, दैट इज 2 कॉपर वायर ए एंड बी आर ऑफ सेम थिकनेस, मतलब एरिया दोनों का सेम है, एंड आर एट द रूम टेम्परेचर। सो इफ द लेंथ ऑफ ए is twice the length of B, then compare the rate resistance। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ ए विल बी, आपको पता है बेटा, रो इंटू लेंथ ऑफ ए डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। और अगर मैं आर बी से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा रो लेंथ ऑफ बी डिवाइड बाय एरिया ऑफ बी। ए से ए आपका कट गया, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ए डिवाइड बाय लेंथ ऑफ बी इंटू एरिया ऑफ बी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए। दोनों की थिकनेस सेम है, मतलब एरिया दोनों का सेम है, ये कट हो गया। और ए का लेंथ ट्वाइस है बी से, ट्वाइस है बी से, तो ये भी कट जाएगा बेटा। सो फाइनली आपका आर ए इज टू आर बी आपका 2:1 आपको मिल जाएगा। कंपेयर द रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसका आंसर है रो ऑफ ए इज टू रो ऑफ बी इज इक्वल टू 1:1, क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि उसका लेंथ कितना है, एरिया कितना है। और यहाँ पे लिखा है कि दोनों के दोनों कॉपर वायर से बने हुए हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी का जो आंसर है वो 1:1 आपको मिलेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि नेम द वेव यूज फॉर द एको डेप्थ साउंडिंग। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव होती है आपकी, ठीक है। सो दिस इज अल्ट्रासोनिक वेव है आपकी। नेक्स्ट है गिव वन रीजन फॉर देयर यूज फॉर द अबव एप्लीकेशन। वैसे उसके 2-3 यूज हैं, जिसमें से सबसे पहले तो यही है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है विदाउट स्कैटरिंग, पहली बात। तो दूसरी बात ये है
कि जो मेरे साउंड की स्पीड होती है डिफरेंट मीडियम के अंदर, वही सेम टू सेम स्पीड इस अल्ट्रासोनिक वेव की है, बट जो साउंड है वो स्कैटर ज्यादा कर जाता है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता। लेकिन जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो कम स्कैटर करता है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कम कर पाता है, इसलिए कम एब्जॉर्ब भी होता है, आपका साउंड जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ऐसे कई सारे रीजंस हैं, इसने एक बोला है, कोई भी आप लिख दीजिए, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो का जो पहला पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्पेसिमेन पेपर का जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने कैसे देने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।